क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू द चैनल। 3 एपिसोड्स हो गए और मैं हमेशा ऑनेस्ट रहा हूं। एपिसोड 1 जेनेरिक स्टार्ट, एपिसोड 2 टेंशन की कमी, एपिसोड 3 एनिमेशन बेटर, मुरमासा आर्क बिगिन, इंप्रूवमेंट विजिबल। और अब एपिसोड 4 ड्रॉप हुआ जुलाई 29 को। और भाई टूम रेडर किंग एपिसोड 4 इज फाइनली हियर एंड दिस वीक्स इंस्टॉलमेंट वाज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंस्टॉलमेंट्स दैट दिस सीरीज हैज ऑफर्ड सो फार। फाइनली कम्युनिटी और क्रिटिक्स दोनों अग्री कर रहे हैं एपिसोड 4 इज द बेस्ट वन येट। अ बैलेंस ऑफ एक्शन एंड अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी। जू ह्योन कर्स्ड स्वॉर्ड टूम रेड करता है। मुरमासा रेलिक जो ह्यूमन से लिटरली नफरत करती है, उससे 10 इंसानों की कुर्बानी मांगती है। और जू ह्योन वो कुछ और करता है, डोमिनेशन पाथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, आयरीन का इंट्रोडक्शन डिलीवर्स स्ट्रॉन्ग वॉइस वर्क, एक डेंजरस न्यू एलाई जो पूरी गेम चेंज कर देती है। टावर ऑफ प्राइड अभी आ रहा है और एपिसोड 4 वो सेटअप करता है परफेक्टली। आज पूरा ब्रेकडाउन करते हैं टूम रेडर किंग एपिसोड 4। लाइक बटन, सब्सक्राइब, बेल। चलो जल्दी से रिकैप। एपिसोड 3 दोज हु आर मेड टू बी डोमिनेटेड, मुरमासा आर्क इंट्रोड्यूस हुआ। कोरियन फोकलोर दोंग आजल प्रिजर्व्ड, मानवा रीडर्स रिलीव्ड। जापानीज एक्सकवेटर एनकाउंटर, अनएक्सपेक्टेड वाइल्ड कार्ड रिलिक स्टील किया गया। एनिमेशन क्वालिटी नोटिसेबली इंप्रूव्ड। कम्युनिटी वर्डिक्ट बेस्ट एपिसोड सो फार एट दैट पॉइंट। लेकिन वो बेस्ट सो फार रिकॉर्ड एपिसोड 4 ने तोड़ दिया। एपिसोड 4 में जू ह्योन कर्स्ड स्वॉर्ड टूम रेडिंग शुरू करता है। और ये टूम पहले वाले से डिफरेंट है, ज्यादा डेंजरस, ज्यादा पर्सनल, क्योंकि रेलिक खुद होस्टाइल है। दिस एरिया इज अ लिटिल मोर डेंजरस देन द प्रीवियस वन, एज द रेलिक स्ट्रांगली डिसिपाइज ह्यूमंस। यार ये डिटेल एपिसोड 3 की थीमैटिक सेटअप का पे ऑफ है। एपिसोड 3 में हमने देखा कि रेलिक्स के अपने विल्स हैं, अपने प्रेफरेंसेस हैं। कुछ रेलिक्स चूज करते हैं अपना मास्टर, और मुरमासा स्वॉर्ड वो चूज नहीं करता ह्यूमंस को, वो लिटरली उनसे नफरत करता है। वो सेंचुरीज का कर्स्ड हिस्ट्री कैरी करता है, ब्लड, वायलेंस, ट्रेजेडी। और वो डिमांड करता है अपने मास्टर से, प्रूव योरसेल्फ। Even when he managed to figure out which sword is the real one, it asked him to sacrifice 10 humans. 10 इंसानों की कुर्बानी। एक रेलिक की डिमांड जो दुनिया के मोस्ट डेंजरस वेपन्स में से एक है, वो अपने मास्टर से लिटरली ह्यूमन सैक्रिफाइस मांग रहा है। ये वो मोमेंट है जहां भी एवरेज प्रोटैगनिस्ट रिट्रीट करता, या समहाउ लूप होल ढूंढता जो एपिसोड के एंड में कन्वीनियंट था, या सैड बैक स्टोरी देकर रेलिक को कन्विंस करता। जू ह्योन वो कुछ और करता है। He chooses a path of domination and forced it to accept him as a master. Domination. जू ह्योन नेगोशिएट नहीं करता, वो कन्विंस नहीं करता, वो फोर्स करता है, रेलिक की विल के अगेंस्ट। अपनी शेयर पावर और डिटर्मिनेशन से वो मुरमासा स्वॉर्ड को डोमिनेट करता है और उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करवाता है। ये वो मोमेंट है जो कम्युनिटी को फाइनली कन्विंस करता है कि जू ह्योन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि ये मॉरली कॉम्प्लेक्स है। वो गुड गाय हु फाइंड्स अ नाइस सोल्यूशन नहीं है, वो एंटी हीरो है जो लिटरली एक सुपरनैचुरल एंटिटी को फोर्स करके अपनी विल मनाता है। एंटी हीरो प्रोटैगनिस्ट हु नेवर प्रिटेंड्स टू बी अ हीरो इज अ रिफ्रेशिंग ब्रेक फ्रॉम द जॉनरस यूजुअल मॉरल ड्रिफ्ट। ये मानवा रिव्यू की लाइन एपिसोड 4 में फॉर द फर्स्ट टाइम एनिमे में प्रॉपरली रेजोनेट्स करती है। और एपिसोड 4 का एक जेन्युइनली सरप्राइजिंग एलिमेंट, बैलेंस ऑफ एक्शन एंड अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी। कम्युनिटी रिव्यूअर बोल रहा है, देयर इज समथिंग अबाउट हाउ द कॉमेडिक सीन्स आर डन इन दिस एनिमे। Can't quite put my finger on it, but maybe it's just because this is Korean, so just a different approach. Takes a while to get used to though. ये ऑब्जर्वेशन इंटरेस्टिंग है। कोरियन कॉमेडी सेंसिबिलिटी जो मानवा में नेचुरली एग्जिस्ट करती है, एनिमे में ट्रांसलेट हो रही है। और वो जापानीज एनिमे ह्यूमर से डिफरेंट है। टाइमिंग डिफरेंट, डिलीवरी डिफरेंट, अब्सर्डिटी डिफरेंट। जो लोग प्यूरे जापानीज एनिमे पे रेज्ड हैं, उनके लिए ये एडजस्टमेंट पीरियड है। लेकिन जो कोरियन ड्रामाज या मानवा से फैमिलियर हैं, वो इमीडिएटली क्लिक करेंगे। एपिसोड 4 में स्पेसिफिकली वेगस केओस मेंशन होता है। लास वेगस सेटिंग जो क्लियरली फैमिलियर हाई स्टेक्स हाइस्ट स्लैश कॉम्पिटिशन वाइब्स देता है, और जू ह्योन्स एंटिक्स वहां वो अनएक्सपेक्टेडली फनी है। एक्शन सीक्वेंस के बीच में जू ह्योन एक कंप्लीटली अब्सर्ड मूव करता है जो लॉजिकली काम नहीं करना चाहिए, लेकिन करता है। और वो एब्सर्डिटी वो जू ह्योन की कैरेक्टर को फाइनली रिलेटेबल बनाता है। वो सिर्फ सीरियस रिवेंज ड्रिवन एंटी हीरो नहीं है, वो कुछ फनी भी है जब वो कॉन्फिडेंट मोड में। और वो ट्विंस के पेरेंट्स के बारे में कुछ जानता है। स्वॉर्ड पे खून जो डायरेक्टली यूरू और आसा की बिगेस्ट अनआंसर्ड क्वेश्चन से कनेक्टेड है।
The world building in episode 17 takes a step forward with the introduction of Gonzo Kagemori's abilities. I found the explanation behind Hyakki Yako genuinely satisfying. Gonzo Kagemori कागेमोरी क्लैन का एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल फिगर जिसके बारे में प्रीवियस एपिसोड्स में हिंट्स थे कि उसकी पावर एक्सपेंडिंग है, एपिसोड 17 में प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड होता है. द डीमन पेयर विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर Gonzo टू कंट्रोल मेनी डीमन पेयर्स विदाउट एनी कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स. Instead of making Gonzo feel overpowered just for the sake of spectacle, the series gives his incredible strength a logical explanation that fits naturally into its power system. Hyakki Yako जापानीज फोकलोर में ये नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस है, एक प्रोसेशन ऑफ सुपरनैचुरल बीइंग्स. Gonzo का डीमन ह्याक्की याको वो एक एंटिटी है जो मल्टीपल डीमन पेयर्स को साइमल्टेनियसली मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखता है. कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं, कोई लिमिट नहीं ऑन हाउ मेनी ही कैन कंट्रोल. ये जेन्युइनली क्लेवर लॉर्ड डिजाइन है, क्योंकि डीमन सिस्टम में जो हम पिछले 17 एपिसोड्स में समझते आ रहे हैं, नॉर्मल डीमन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक कंपैटिबिलिटी रिक्वायर करती हैं. युरु और आसा के साथ भी यही था, और Gonzo वो ये लिमिटेशन कंप्लीटली बाईपास करता है. बोथ साइड्स आर ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन बिलीव्स इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली सीकिंग रिवेंज. Gonzo का एक्सपेंशन और जिन का कैप्चर नॉट किल अप्रोच ये सब सजेस्ट करता है कि कागेमोरी क्लैन इंटरनली ऑल्सो डिवाइडेड है. कोई सिंपल गुड वर्सेस इविल नहीं, कोई क्लियर साइड नहीं. हर कैरेक्टर अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है. Yuru's storyline may be shorter, but I honestly found it to be one of the episode's strongest aspects. From Akio's tense standoff to Yuru's surprisingly clever hostage gamble, the episode constantly finds ways to keep the story unpredictable. Yuru जो असुमा की कैप्टिविटी में था, जो यूज सील की पावर के लिए अपनी जान देने को कन्विंस करना चाहता था, वो सिंपली वेट नहीं करता रेस्क्यू के लिए. हॉस्टेज गैम्बल. यूरू जो एपिसोड 3 से हम जानते हैं, एक हंटर की तरह सोचता है. काम, स्ट्रैटेजिक. इवन इन इम्पॉसिबल सिचुएशंस असुमा कैप्टिव रखता है यूरू को. लेकिन यूरू फाइंड करता है एक लेवरेज पॉइंट, कुछ ऐसा जो असुमा चाहता है या कुछ ऐसा जो उसे रोकता है, और वो लेवरेज यूज करता है क्लीवरली, अनएक्सपेक्टेडली, एक गैम्बल पे. ये एग्जैक्टली वो मोमेंट है जो यूरू को प्रोटैगनिस्ट की तरह डिफाइन करता है. वो फिजिकली वीक हो सकता है कंपेयर टू डीमन यूजर्स, लेकिन वो असुमा के अगेंस्ट अपने दिमाग से लड़ता है, अपने काम और अपनी इंस्टिंक्ट से. ANN रिव्यूअर बोल रहा है, अराकावा सेट्स अप प्लॉट ट्विस्ट्स अर्ली ऑन, लॉन्ग बिफोर वी नो द रूल्स. यूरू का ये मोमेंट भी ऐसा ही फील होता है. सेटअप था कब से, पे ऑफ अभी हो रहा है. देरा जो एपिसोड 16 में क्रोबार छुपाते पकड़ा गया था, एपिसोड 17 में उसकी एक्चुअल पोजीशन थोड़ी और क्लियर होती है. देरा ने यूरू से सीक्रेट्स छुपाए वो कंफर्म है. वो हिगाशी विलेज असैसिन से बात किया वो भी कंफर्म है. लेकिन वो क्लियरली यूरू और आसा की डेथ्स नहीं चाहता. वो न्यू वर्ल्ड ऑन देयर कॉप्सेस नहीं बनाना चाहता. तो वो क्रोबार किस लिए था? एपिसोड 17 में देरा के एक्शन सजेस्ट करते हैं कि वो एक मिडिल पोजीशन रखता है, न फुल्ली यूरू की साइड पे, न फुल्ली अगेंस्ट. वो अपना ओन एजेंडा एग्जीक्यूट कर रहा है जो एक्सीडेंटली अलाइंड है यूरू के सर्वाइवल के साथ. लेकिन कब तक? ये एम्बिग्विटी जो पूरी सीरीज का हॉलमार्क रहा है, एपिसोड 17 में और इंटेंसिफाई होती है. Whether the upcoming episode 18 focuses on Gonzo's true power, Asa's mysterious abilities, or Yuru's search for answers, fans can expect another suspenseful chapter. Episode 18 August 8, 2026 को आता है, और जो थ्रेड्स एपिसोड 17 ने खुले, पेरेंट्स का खून इवन के सोड पे, मोले रिवील, यूरू का हॉस्टेज गैम्बल आउटकम, देरा की एक्चुअल लॉयल्टी, इन सब का कंटिन्यूएशन अभी बाकी है. The action is excellent, but what stayed with me most were the clever twists, meaningful lore reveals, and steady growth of its main characters. Soap Central, one of the most engaging fights even versus left and right. ANN, specifically appreciating Arakawa's long game storytelling early setups finally paying off. Overall, episode 17 is one of Demons of the Shadow Realm's best episodes. Strategy over brute force, character development over spectacle, lore reveals that reward attentive viewers, and a mole reveal that retroactively changes everything. 7.86 MAL, 7.9 IMDb, और climbing. तो ये था Demons of the Shadow Realm episode 17, Crybaby and Naughty Child. Akio का कागेमोरी क्लैन के अगेंस्ट 10 स्टैंड ऑफ जिन कैप्चर नॉट किल अप्रोच. Mole within Kagemori clan finally revealed someone who was always there. Even versus left or right strategy over power.
Most engaging fight of the episode. Gonzo Kagemori ki Hyakuyaku ability, logically explained. Genuinely satisfying lore. Yuru का clever hostage gamble episode का emotional highlight. Dera की ambiguous position, neither fully trusted nor fully enemy. और parents का खून आयवन के sword पे. Twins की biggest unanswered question अभी भी hanging. Fast paced, exciting, clever, unpredictable. Exactly वो जो Demons of the Shadow Realm को समर 2026 का बेस्ट न्यू एनिमे बनाता है. और ये था हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन डीमंस ऑफ द शैडो रेल्म एपिसोड 17 क्राई बेबी एंड नॉटी चाइल्ड. मोल रिवील्ड. आइवन का स्ट्रैटेजी बेस्ड फाइट जेन्युइनली इंप्रेसिव. गोंजो की ह्याकियाको सैटिस्फाइंग लोर. यूरू का हॉस्टेज गैम्बल एपिसोड का बेस्ट मोमेंट. देरा स्टिल एम्बिगुअस. पेरेंट्स का खून स्टिल हॉन्टिंग. और आराकावा हमेशा की तरह हर ट्विस्ट सीधा सेटअप किया था, सीधा वहां से जहां आप ढूंढ नहीं रहे थे. ये शो. अब आप कमेंट्स में बताओ, मोल रिवील ने शॉक किया? क्या आपको पहले से सस्पेक्ट था? और आइवन विलन है या कुछ और? उसके पास ट्विंस के पेरेंट्स का खून क्यों है? सीधा कमेंट्स में थ्योरीज डालो, मैं हर एक पढ़ता हूं. लाइक बटन दबाओ भाई 2 सेकंड्स, जेन्युइनली चैनल ग्रो करता है. और अगर डीमंस ऑफ द शैडो रेल्म के बाकी एपिसोड्स भी कवर चाहिए, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ. हम कोई एपिसोड मिस नहीं करते. एपिसोड 18 अगस्त 8 2026 को आता है. मिलते हैं वहां.